2024 में झारखंड में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद इंडी गठबंधन एक दमदार वोटों के साथ सत्ता में वापसी की है और वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हाशिए पर सिमटने को मजबूर हो गई है। इस नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के दौरान कई तरह की बातें सामने उभर कर आई हैं, जिसमें सबसे अहम जानकारी यह है कि रघुवर दास जो उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक सक्रिय सदस्य के तौर पर वापसी की है और पार्टी अपने रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में लग पड़ी है। इसके तहत कई सारी कार्रवाई हो रही है, कई सारे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हैं अशोक बड़ाइक जो स्टेट मीडिया को इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम उनसे आज बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ से आगे किस दिशा में जाने को तैयार हो रही है। सबसे पहले अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। पहला सवाल, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद कहां पर खड़ी पाती है अपने आप को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हम कभी भी इस लोकतंत्र के महापर्व में जो भी जनादेश होती है हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम जब देश की जनता ने जब 2 सीट भी दिया तो भी हम उसको सहर्ष स्वीकार किए और हम उसी 2 सांसदों के साथ आज हम इतने बड़े सांसदों की फौज के साथ में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार चल रही है, देश में सरकार चल रही है। तो हम जनादेश का पूरे की पूरी सम्मान करते हैं। आप देखेंगे कि केंद्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में मात्र 6-7 महीना का अंतर होता है। हमने राज्य में अगर आप देखेंगे 14 लोकसभा सीट में 9 लोकसभा सीट राज्य की जनता ने हमको देने का काम किया और उसके दम पे देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमने उस जनादेश को भी स्वीकार किया। उसके बाद 6 महीना के बाद में राज्य में चुनाव होता है और हम राज्य की जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथियों जैसा नहीं है कि जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम इज ऑल इज वेल और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब था। तो इस मानसिकता के साथ हम काम नहीं करते हैं। हम देश की जनादेश का, देश की ईवीएम का, देश की संस्था का, देश के संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष में है और राज्य की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का एक मैंडेट दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सत्ता चलाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है, सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और सेवा के भावनाओं के साथ में हम विपक्ष में बैठकर भी हम राज्य की जनता की सेवा करते रहेंगे। आपने मैंडेट की बात की और ईवीएम की बात की, तो जाहिर सी बात है अब से थोड़ी देर पहले देश की राजधानी में चुनाव संपन्न हुए हैं। 6 बजे वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत आ रहा है उसके हिसाब से पिछले 2020 के आम चुनाव से मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो उम्मीद यह की जा रही है कि मतदान फीसदी लगभग 72 से 75% तक जा सकता है। पिछली बार 2020 में यह 62.55% पर था, तो कहीं ना कहीं यह 10 से 12% का एक उछाल है। क्या लगता है यह किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, 2020 में लगभग 62 और 62 से अधिक थोड़ा परसेंट इधर उधर हो सकता है, उतना दिल्ली की जनता ने उतना मत प्रतिशत दिया था। और आज आप देखेंगे कि लगभग 70% से ज़्यादा मतदान होने की स्थिति में है। मुझे लगता है ये और भी जा सकता है। तो जब भी ये देखा गया है कि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एंटी इनकमेंसी देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से तीसरी बार वहाँ सरकार चला रही है, लगातार सरकार में रही, लेकिन आप देखेंगे कि 2015, 20, 25 आप जब आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी है तब उसका मत प्रतिशत गिरता रहा है। और आप देखेंगे जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी ने एक आम आदमी का परिकल्पना करके आम आदमी पार्टी का नींव रखा था, आज देखिए कि वो अपने सिद्धांत से भटक चुकी है। जिस रामलीला मैदान में बैठकर वो जिस कांग्रेस को गाली देते थे, भ्रष्टाचार की जननी कहते थे, कई ऐसे आरोप कांग्रेस के खिलाफ लगाते थे। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ के उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल के वो आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन की है। आज वो किसके साथ, किसके गोदी में बैठे हुए हैं?
आज इंडिया अलायंस में सबसे महत्वपूर्ण साथियों में से एक है आम आदमी पार्टी। तो जिस आम आदमी ने उस आम आदमी पार्टी के प्रति अपना श्रद्धा समर्पित किया था, अपने विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास का विश्वासघात किया गया, कुठाराघात किया गया। आज वो आम आदमी की पार्टी नहीं रह गई, आज वो खास आदमी की पार्टी बन गई। क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरह से वैगनार में कभी गाड़ी में जाने का उन्होंने एक ढोंग रचने का काम किया, एक साधारण सा घर में रहने का काम किया, आज क्या हुआ कि महंगे महंगे गाड़ी खरीद रहे अपने लिए, महंगे महंगे शीश महल बना रहे हैं। तो अब वो आम आदमी पार्टी नहीं रह गई, अब वो खास आदमी पार्टी रह गई। और अब तो दिल्ली की जनता ने साफ मूड बना लिया है कि ये आप नहीं है, ये आपदा है। ये जब से ये केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी है, धीरे धीरे दिल्ली की जनता ने उसको आपदा के रूप में वो स्वीकार करना शुरू किया कि ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ये दिल्ली की जनता के हित के लिए नहीं है, एक तरह से ये आपदा है। और हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता के सामने मुद्दा रखा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ झूठ फरेब, और जिस तरह से उन्होंने, आप लगातार देखें कई तरह के मामले उनके पास सामने आए, 2-2 मंत्री उनके जेल में रहे, उनके सांसद जेल में रहे। इससे पता चलता है कि ये दिखाने, हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ होते हैं। पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की जन्नी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। और आज दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और वो दिल से वोट कर रहे हैं कि केजरीवाल को, इस आपदा युक्त सरकार को कैसे मुक्त करना है, ये दिल्ली की जनता ने ठाना है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब मत प्रतिशत बढ़ती है तो सरकार के खिलाफ वोट होती है। और आप देखेंगे जिस तरह से 7 तारीख को इनका परिणाम आना है, आप देखेंगे कि वहां आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिखाई देगी। क्या मतलब इस बात को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? आप देखिए ना, आप देश के पूरे राज्यों में देखिए, जहां पूर्वोत्तर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी नहीं हुआ करते थे, आज वहां 7 सिस्टर स्टेट्स में हमारा सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। त्रिपुरा में, आप अरुणाचल प्रदेश में, अशोक जी, सब जगह आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। झारखंड में आखिर ऐसा क्या हो गया कि वापसी नहीं हो सकी? एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह की चीज़ें थी। शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को यहाँ प्रभारी बनाया गया, हेमंता विश्व शर्मा को सब प्रभारी बनाया गया। इन तमाम लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव, इनकी मेहनत, इन तमाम चीज़ों के बावजूद वापसी नहीं हो सकी। क्या वजह समझ में आती है? पार्टी ने कहीं ना कहीं तो रिट्रोस्पेक्ट किया होगा अपने आप को। देखिए, हम झारखंड की जनता के जनभावना का हम कदर करते हैं। हमको विपक्ष बैठने का मैंडेट दिया, हम बैठेंगे। और हम इस पे भी हम होमवर्क कर रहे हैं, पार्टी से चूक कहाँ हुई हमारे स्ट्रैटेजी में, हमारे मुद्दा में। देखिए, हम लोग झूठ की नींव पर हम लोग राजनीति हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम जब राम मंदिर आंदोलन की बातें करते थे तो ये लोग बोलते थे कि राम मंदिर का आंदोलन भी पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। हम जब 370 की बातें करते थे तो ये लोग बोलते थे, कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते थे कि 370 ही मुद्दा हो सकता है। हमने संघर्ष किया, हम राम मंदिर आंदोलन की नींव रखा और उस लगातार संघर्ष किया। सांसद 2 रहे, 1 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम मुद्दा आधारित राजनीति किए और मुद्दा आधारित राजनीति हम अंतिम तक करते रहे, जब तक कि वहां भव्य राम मंदिर नहीं बन गया। हम अंतिम तक 370 धारा खत्म करने की बात करते रहे, जब तक वहां 370 खत्म नहीं हो गया। तो हम राज्य की जनता के मुद्दों के साथ में, हमने राज्य की जनता के सामने मुद्दा रखा। क्या मुद्दा रखा? ये राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। आप देखेंगे जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी, संथाल परगना, वो चाहे गोड्डा हो, जामताड़ा हो, देवघर हो, दुमका हो, पाकुड़ हो, पूरे की पूरी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी वहां के आदिवासी बहनों के साथ में लव जिहाद के माध्यम से विवाह कर रहे, उनके जमीन कब्जा करने का काम कर रहे, उनके आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे। यानी हम लोगों ने राज्य की जनता के सामने मुद्दा रखा कि आदिवासी 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 कहने से नहीं होता है। आदिवासी की मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाना है, बचाना है, तो रोटी माटी बेटी को बचाना होगा। हमने राज्य की जनता के सामने यह मुद्दा रखा और हम इस मुद्दा के आधार पर आज भी इस मुद्दा पे कायम है। राज्य की जनता ने हमको मैंडेट दिया विपक्ष बैठने के लिए, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसी मुद्दा के आधारित हम आने वाले भविष्य में भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको सेवा करना है। और राज्य में सेवा करने का सबसे बड़ा अवसर क्या है कि किसी आदिवासी समाज की बेटी की आबरू बचाना है, किसी आदिवासी समाज का जमीन बचाना है, किसी आदिवासी समाज का आरक्षण को बचाना है। यह भारतीय जनता पार्टी का मूल भाव है, यही हम सेवा के भाव के साथ में हम काम करते हैं। आपने बोला कि राज्य की जनता ने हमको विपक्ष बैठाने का काम किया। हम झूठ के नींव पर राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग क्या किए, हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया देंगे, और कई बड़े बड़े वादे पिछले 5 सालों में भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कई मुद्दे बड़े बड़े हुए थे कि पेट्रोल पे सब्सिडी करना है, बेरोजगारी भत्ता देना है। ये 5 साल तो पूरे की पूरी बड़े बड़े घोषणाएं इनकी टाटा फीस हो गई। जो फ्री में जो बांटने वाली जो स्कीम थी हेमंत सोरेन जी की, क्योंकि उनके पास तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग तो कुछ है नहीं, आपने मुद्दा रख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैया सम्मान योजना पे भी आप सवाल करेंगे, उससे पहले मैं जवाब दे रहा हूं। ये 450 पे जब गैस सिलेंडर की राज्य की जनता पूछ रही है, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब पूछते हैं उनसे, तो कांग्रेस
कभी जेएमएम की तरफ देखती है, जेएमएम कभी कांग्रेस की तरफ देखती है। तो इससे साफ पता चलता है कि इनकी क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है और किस तरह से झूठ के नींव पर इन लोगों ने यह सत्ता कब्जाने का काम किया है। मैया सम्मान योजना आप देखें कि पहला महीना के बाद में क्या स्थिति हो गई है। राज्य की पूरी फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई है। हर विभाग का पैसा को कटौती करके सिर्फ मैया सम्मान योजना में पैसा दिया जा रहा है। अभी क्या स्थिति हो गई आप देखिए, पूरी की पूरी मैया सम्मान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हमने मीडिया में देखा, आप लोगों ने दिखाने का काम किया राज्य की जनता को कि एक व्यक्ति बंगाल का है उसके खाते में पैसा जा रहा है, एक व्यक्ति बिहार का उसके खाता में पैसा जा रहा है, एक व्यक्ति 95-96 खाता लेने में पैसा जाने का काम कर रहा है। ये क्या है? ये राज्य की जो टैक्स पेयर जो जनता है उसकी पैसा का बर्बादी है। राज्य की जो झारखंडी जनता के हित में जो पैसा का उपयोग होता उस पैसा का पूरा बंदरबाट है। ये क्या कि वोट लेने के लिए 2 महीना 3 महीना तक 1,000 रुपया दे दिए, अब नोटिस देकर वापस पैसा रिकवर करने की मांग कर रही है। ये घोषणा करने से पहले नहीं बोले थे कि अमुक नियम और शर्तें होंगे। जिनका आवेदन गया सबको वो अकाउंट में डाले और आज 15 से 20 लाख ऐसा आवेदन है जिसको ये लोग काटने की स्थिति में। तो ये क्या है? हम वो नहीं। अशोक जी, एक बात यहाँ पे सवाल उठता है कि मैया सम्मान योजना में कई तरह की खामियां हो सकती हैं और वो अभी देखने को मिल रहा है किस तरीके से लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सामने मीडिया के जरिए चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही हैं। आप लोगों ने भी एक योजना के बारे में प्रसारित किया था, गोगो दीदी योजना। इन दोनों योजनाओं में बेसिक डिफरेंस, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं फंड की कमी है जिसकी वजह से योजना दिसंबर की राशि जनवरी में आ रही है, जनवरी की राशि अभी तक कोई पता नहीं है वो फरवरी में कब तक आएगी। गोगो दीदी योजना और मैया योजना दोनों में कुछ बुनियादी अंतर था क्या? देखिए, जब हमने 2100 कहा, हम 3000 भी कह सकते थे, हम भी 2500 कह सकते थे, हम भी 4000 कह सकते थे। देखिए, किसी भी राज्य की एक बजट होती है, आप बजट से बाहर जाकर आप किसी का भी बहुत घोषणा नहीं कर सकते। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे स्कीम्स, आप जाकर वहाँ के बहनों से पूछिए, लाडली बहनों से पूछिए कि हमारा लाडली जो बहना जो कार्यक्रम है, जो योजना है, कितने एकदम स्मूथली चल रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, किसी विभाग का पैसा को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम महिलाओं के सम्मान के साथ में, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की हम बातें करते के साथ में, आप देखिए महाराष्ट्र में, आके झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा ही आगे पीछे चुनाव हुआ है, आप देखिए महाराष्ट्र में एकदम स्मूथली चल रहा है। लेकिन सिर्फ झारखंड में ही क्यों ऐसी स्थिति है? क्योंकि हेमंत सोरेन जी की, मैंने देखा है कि हेमंत सोरेन जी जब पहले बार भी मुख्यमंत्री बने थे, जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराया था, तो यह कहकर गिराया था कि ये सरकार स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पा रही है, इसलिए हम इस सरकार को गिरा रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो स्थानीयता दूर दूर तक उनके मुद्दे में नहीं रहा। उसके बाद जब 2019 में सरकार बनाए तो बोले हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे, कई तरह के लोक लुभावने वादे किए, लेकिन वो भी 5 साल पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद आप फिर आ गए आप मैया सम्मान योजना में, पेट्रोल सब्सिडी पे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी हेमंत सोरेन जी की सरकार विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, विदाउट एक कोई डेवलपमेंट की कोई बहुत अच्छी ब्लूप्रिंट के बिना ये सरकार चल रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि इतिहास गवाह हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चलती है वो कोई भी योजना को 5 साल चला नहीं सकती है। इस योजना का भी ये टाइम फिक्स होने वाला है। लेकिन हम राज्य की महिलाओं के साथ में, राज्य की बहनों के साथ में, राज्य की माताओं के साथ में, हमने 2100 वादा किया था गोगो दीदी योजना का, ये मुद्दा आज भी है। भविष्य में अगर राज्य की जनता हमको मौका देती है तो हम इसी मुद्दों के साथ में, इसी सम्मान राशि के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये तो हो गई सरकार की बातें, घोषणाओं की बातें। आज ही आपके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और राज्य के डीजीपी के बारे में आरोप लगाया था। ये कहीं ना कहीं यह बात सामने आती है कि एक समय था जब अनुराग गुप्ता भाजपा के नज़दीकियों की वजह से वो शिकंजे में फंसे थे, निलंबन हुआ था उनका, ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई थी। आज जब वो हेमंत सोरेन की सरकार के साथ हैं, या कह सकते हैं प्रशासनिक पद पर होने की वजह से सरकार के साथ हैं, तो वही भाजपा उन पर आरोप लगा रही है। ये कहीं ऐसा नहीं है एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल? नहीं, देखिए 2006 में प्रकाश सिंह केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी की के अनुशंसित पैनल ही उसको करेगी। लेकिन हेमंत सोरेन जी क्या किए? जो ये संविधान की बातें करने वाले लोग, पूरी की पूरी संविधान के चीरहरण कर दिए ये लोग। आज जो यूपीएससी जो अनुशंसित करती, यूपीएससी जो फाइनल करती, डीजीपी का नाम यूपीएससी का फाइनल करती है, सीएस का नाम यूपीएससी करती है। आज क्या हुआ? आज पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए, अवहेलना करते हुए हेमंत सोरेन जी ने इनको डीजीपी बनाने का काम किया। तो हम तो यही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये विषय नहीं है कि ये किसके चाहे थे किसके नहीं थे, वो अधिकारी है, वो झारखंड कैडर का आईपीएस है। तो किसी भी सरकार में उनका काम करना वो उनका संवैधानिक अधिकार है
क्योंकि उसी कैडर के हैं। तो कोई भी सरकार आएगी तो उस सरकार में वो आईपीएस ही अधिकारी रहेंगे। ये नहीं है कि इसके सरकार में ये खास थे इनके ये, लेकिन आप अगर रूल्स के खिलाफ जाकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी जी ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से कहा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति उन्हीं कानूनी अधिकारों के तहत होती है या उन्हीं मानदंडों के आधार पर होती है जिन मानदंडों के आधार पर झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति होती है। तो उत्तर प्रदेश से झारखंड क्यों अलग हो गया? झारखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ जो नियमावली है उसी नियमावली को कमोबेश यहाँ फॉलो करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ की नियमावली में दोष कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, रूल्स है जो पहले से जो रूल्स चली आ रही है उसी के आधार पे आप नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश और झारखंड को आप एक साथ मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, पूरी की पूरी संविधान के संवैधानिक जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो भी संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो संविधान के आधार पर वो सरकार चल रही है। ये सरकार बोलती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, कांग्रेस भी उसके सहयोगी है। संविधान लेकर इनके नेता राहुल गांधी घूमते हैं, लेकिन खुद संविधान की चीरहरण करने का काम करते। तो हमारा आरोप यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा 2006 में प्रकाश सिंह जी के केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि स्टेट 3 नाम भेजेगा, यूपीएससी उसको फाइनल करेगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए ये अपने से ये घोषणा कर दिए कि अनुराग गुप्ता जी राज्य के डीजीपी होंगे। तो हमारा विरोध ये है, किसी व्यक्ति विशेष पर हमारा विरोध नहीं है। आप रूल्स के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, वो अनुराग गुप्ता जी हो या कोई अधिकारी हो, हम उसका विरोध करेंगे क्योंकि आप संविधान के खिलाफ काम किए। मौजूदा विधानसभा में क्या नेता प्रतिपक्ष मिल पाएगा? देखिए, हम बार बार विपक्ष भी हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ये लोग नहीं बना पा रहे हैं, इनके पास चेहरा नहीं है, नेता नहीं। देखिए, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवादी पार्टी की भाव के साथ ही काम करती है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस क्या है? एक परिवार के, सोरेन परिवार की कैबिनेट जो तय कर दे वही मुख्यमंत्री होंगे, वही वहाँ के नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस में गांधी परिवार की कैबिनेट जो तय कर लेगी वही वहाँ का नेता प्रतिपक्ष होगा, वही वहाँ का प्रधानमंत्री होगा। आरजेडी में यादव परिवार, लालू यादव जी के परिवार के अंदर का जो कैबिनेट होगा वही वहाँ का मुख्यमंत्री होगा या नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूरी की पूरी विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाली, लोकतांत्रिक भाव के साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम यहाँ सामान्य कार्यकर्ता, वो चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, मंडल स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला स्तर का कार्यकर्ता हो या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, जो भी पार्टी का जो रायशुमारी होती है, अलग अलग तरीके की कमेटियां होती है, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें कई तरह के वरिष्ठ नेताओं की, कनिष्ठ नेताओं की रायशुमारी होती है, तब जाकर एक नाम निकल कर आता है और उसके फिर केंद्रीय नेतृत्व उसको विधायक दल की बैठक में नाम को फाइनल करते हैं। तो देखिए, ये कोई विषय नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ बजट सेशन आने, उससे पहले आपको चेहरा पता चल जाएगा कौन होगा। लेकिन जो भी होगा कोई परिवार का नहीं होगा, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा कार्यकर्ता होगा, वही नेता प्रतिपक्ष बनेगा और वही 5 साल जन मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ सशक्त होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेगा। अशोक जी, आप कार्यकर्ताओं के साथ भी रहते हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी रहते हैं, पार्टी में एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मीडिया के को इंचार्ज भी हैं। एक आखिरी सवाल, रघुवर दास जी आए हैं या इनको लाया गया है? देखिए, निश्चित रूप से रघुवर दास जी एक सामान्य कार्यकर्ता, एक मजदूर का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बना, एक मजदूर का बेटा राज्यपाल बना, एक मजदूर का बेटा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सफ़र को तय किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक आदिवासी समाज की बेटी भी देश की सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद को सुशोभित करती है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और रघुवर दास जी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। उनको पार्टी ने जब जब जहाँ जहाँ अपनी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा, रघुवर दास जी ने उसको पूरा करने का काम किया। वो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, चाहे राज्य का मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, एक राज्य को राज्यपाल हो, तो पार्टी ने जब जब उनको जैसा जैसा आदेश का किया, उनको उस पार्टी के आदेश को रघुवर दास जी ने सह स्वीकार करते हुए उस आदेश का पालन किया। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती होती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति को भी फर्ज से अर्श तक पहुंचा सकती है और कोई भी किसी भी दायित्व के लिए उसको पार्टी उसको सौंप सकती है। रघुवर दास जी के आने से एक कार्यकर्ता का ही आगमन हुआ है। झारखंड भाजपा परिवार पूरे स्वागत कर रही है उनके, और उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी और ऑर्गेनाइजेशनल रूप से भी दोनों तरफ से सशक्त हुई है। क्योंकि रघुवर दास जी के 5 सालों के कार्यकाल को देखा है राज्य की जनता ने कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया है, किस तरह से डेवलपमेंट के, बोलते हैं ना, विकास की गंगा को बहाने का काम किया है, किस तरह नक्सली को खात्मा करने का काम किया है, किस तरह योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का काम किया है। मुझे लगता है कि वो 5 साल वो झारखंड के लिए गोल्डन
पीरियड था। अब मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के 2 कार्यकालों को मिला दीजिएगा तो रघुवर दास जी के 5 साल के कार्यकाल को बराबर नहीं कर सकते। रघुवर जी के आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, आएंगे और एक कार्यकर्ता भाव से वो काम करेंगे और हम जैसे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा बढ़ाने का वो काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ स्टेट मीडिया को इंचार्ज अशोक बड़ाइक, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर सकता है। यहाँ कोई पारिवारिक मुद्दे नहीं होते हैं, परिवारवाद लागू नहीं होता है और जाहिर सी बात है, एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि बजट सत्र के पहले झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।